हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सवाल। इससे पहले अभी तक 2 वीडियो आपको आ चुका है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो पहले जाके उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है, देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बार 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हिस्ट्री आपके नहीं समझ में आता आपको, या हिस्ट्री आपके सफलता में बाधा बन रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इसमें हम क्या करेंगे ज़रा हम आपको समझा देते हैं। इसमें हम करेंगे ये कि टोटल 10 सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 सवालों को डिस्कस करेंगे और उन 10 सवालों में आपको करना क्या है, इन 10 सवालों में से आपको बताना है कि आपने इन 10 सवालों में से कितने सही किए, ठीक है ना। तो 10 सवाल में आप कितने सही ला रहे हैं ये आपको ज़रूर बताते हुए चलना है, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि आप कितने सही कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप ये लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीक़े से देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन से शुरुआत है। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि अल बरूनी, जो अल बरूनी था उसका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ख्वारिज़म, ऑप्शन बी तंजीर, ऑप्शन सी गजनी, या ऑप्शन डी लाहौर। ऑप्शन डी लाहौर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेन अच्छा से करेंगे हम लोग। अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को तो देखेंगे आप कि अल बरूनी का जो जन्म की बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, अल बरूनी। तो अल बरूनी का जो जन्म हुआ था वो ख्वारिज़म में हुआ था। कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म में। ख्वारिज़म में हुआ था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म में। अब आपसे ध्यान समझिएगा और क्या क्या सवाल आपसे इससे बन सकता है। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज़म। इसका आंसर तो हो चुका, लेकिन अब समझिएगा इसका जन्म कब हुआ था। तो 973 ईस्वी में। कब हुआ था? 973 ईस्वी में इसका जन्म होता है। किसका? अल बरूनी का। कहाँ होता है? तो ख्वारिज़म में। कहाँ होता है? ख्वारिज़म। ख्वारिज़म में। ये ख्वारिज़म पड़ता कहाँ है भाई? तो ये ख्वारिज़म पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़म पड़ता है। उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़म, वहाँ पे अल बरूनी का जन्म होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान लिख देते हैं, उज्बेकिस्तान। देखिए अब जरा ध्यान समझिएगा, जो अल बरूनी था ये महमूद गजनवी के शासन, महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक है ना। और अल बरूनी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद। याद रखिएगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। तो अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। तो आपसे यहाँ पे क्या क्या बातें याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अल बरूनी के बारे में हमने इतनी बातें समझी, ठीक है ना। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ है? ख्वारिज़म में। ख्वारिज़म कहाँ पड़ता है? तो ख्वारिज़म आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है ये? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान में कहाँ पड़ता है? ख्वारिज़म पड़ता है, ठीक है ना। अल बरूनी ने एक किताब लिखा जिसका क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? अल बरूनी ने। प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ना। किसके साथ आया था? महमूद गजनी। महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी के साथ, देखिए, ठीक है। महमूद गजनी, महमूद गजनी के साथ, ठीक है ना। महमूद गजनी के साथ आता है कौन? अल बरूनी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्री है ये कहाँ से आया था? समझ में आ रहा है ना आपको? ये पूरा चीज़ ये आया था ख्वारिज़म से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, या बम्बई, या मद्रास, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, ठीक है। जो अगर हम इस पर ध्यान से देखें, अगर इस बात को कि रैयतवाड़ी का मतलब होता क्या है, पहले इसका ऑप्शन चुन लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा बम्बई और मद्रास। बम्बई और मद्रास। अब ये आप इसका ऑप्शन समझ गए ना। अब जरा समझिए मेरे साथ मैं क्या आपको बताने चाह रहा हूँ। ये जो व्यवस्था थी, लगभग रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसमें देखिए तीन तरीका से बांटा गया था।
या तो पहले किसान, सबसे निचले स्तर पे कौन आता था? किसान। किसान सबसे निचले स्तर पे था। उसके बाद आते थे जमींदार, है ना, जमींदार। तो हम डायरेक्ट जमींदार से डील नहीं कर रहे हैं, हम जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज, वो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट डील कर रहे हैं किसान से। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि हम जो व्यापार का मामला हमारा होगा वो सब केवल किसके साथ होगा? किसानों के साथ होगा। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को, माने भूमि का मालिक कौन होता था? अगर हम बात करें भूमि का मालिक, भूमि का जो मालिक होगा, भूमि का मालिक वो होगा किसान। क्या होगा? किसान होगा। किसान ही भूमि का मालिक होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इस व्यवस्था को लागू करने का काम किसने किया था? शुरुआत किया था। अगर शुरुआत की बात करें हम, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत किया था जिसका नाम है, आपको याद रखना है, थॉमस मुनरो। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, थॉमस मुनरो, उसका क्या नाम है? थॉमस मुनरो। और एक नाम है जिसको कहते हैं कैप्टन रीड। क्या कहते हैं? कैप्टन रीड, है ना। तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड नामक दो ब्रिटिशों ने इसकी शुरुआत किया था। इसमें सरकार और किसान के बीच समझौता था, है? किसके किसके बीच होगा? तो सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, और समझौता किसके साथ होगा? किसानों के साथ होगा। ठीक है, किसके साथ होगा? किसानों के साथ होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो कहाँ कहाँ लागू की गई थी? बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। आपसे पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो किसान होता था। शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत आप किया था इसने थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। किसने किया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने, है ना। इसमें इसमें अगर हम बात करें और भी थोड़ा सा पॉइंट की बात समझने की कोशिश करें तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो जमींदारों का कोई वैल्यू नहीं है। जमींदार इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि जमींदार जो ये नहीं आएंगे। बिचौलिया, बीच में जो बिचौलिया होती है, बिचौलिया, इस बिचौलियों का भी इसमें रोल को खत्म कर दिया गया था इस वाले व्यवस्था में। ठीक है ना। और इस वाले व्यवस्था जो लगान की दर थी इसमें काफी ऊंची थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रहा है ना। तो कहाँ कहाँ इसको लागू किया गया था? अगर लागू की बात करें, हम लागू भी लिख लेते हैं। तो लागू किया गया था मद्रास, ऑप्शन में दिया है मद्रास, और दिया है बम्बई, और कहाँ दिया है? बम्बई, बम्बई, और असम में भी, असम के कुछ हिस्सों में, है ना। असम के कुछ हिस्सों में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और आपको ये इसमें से कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, भूमि का मालिक कौन है? किसान है। शुरुआत किसने किया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। किसके किसके बीच समझौता हुआ है? सरकार और किसान के बीच। जमींदारों का कोई रोल नहीं है, बिचौलियों का कोई रोल नहीं है। लागू हुआ था मुंबई, मद्रास, बम्बई और असम के कुछ इलाकों में। तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है लघु उत्तरीय में कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है या रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। इतनी बात भी आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बिल्कुल ही ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन है बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बम्बई में या मद्रास में। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? आप अपना ऑप्शन बताइए। अगर आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत को चुना है तो आपका एकदम सही आंसर, आप एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। इस मध्य प्रांत में क्या क्या आता था भाई साहब? तो एक देखो, एक तो यूपी तो हो गया ना, यूपी हो गया। यूपी के बाद और कौन हो गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। कौन हो गया? मध्य प्रांत, ये तो हो गया मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत में और कौन बच गया? पंजाब। पंजाब भी इसी में आता था। तो यूपी में, मध्य प्रांत में और पंजाब में कौन सी व्यवस्था लागू की थी? महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है ना। इसको लागू करने का जो इसने लागू किया था उसका क्या नाम है? लागू किसने किया था? थोड़ा ऊपर करते हैं, लागू। तो लागू किया था इसको, लागू करने वाला जो था उसका नाम था होल्ट मैकेंजी। क्या नाम था? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी, ये इसका नाम है, होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था को लागू करता है। किसको? महालवाड़ी व्यवस्था को। इसमें क्या होता था महालवाड़ी में? महालवाड़ी में जो होता था पूरे गांव से कर वसूला जाता था। इसमें जो समझौता होगा, इसमें जो समझौता होता था पूरे महाल से। महाल मतलब क्या होता है? गांव। महाल, अच्छा से लिखते हैं इसको, महाल,
हाल महाल, यानी पूरे गांव के साथ समझौता हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? पूरे गांव के साथ समझौता, है ना। महाल के साथ पूरा समझौता होता था। रैयतवाड़ी में केवल किसान के साथ, लेकिन इसके साथ, इसमें क्या होता है? पूरे गांव के साथ। पूरे गांव के साथ समझौता करेगा कौन? सरकार। गांव और प्लस सरकार। सरकार क्या करेगी? कर वसूलेगी तो किससे वसूलेगी? पूरे गांव से। यानी सरकार क्या करती थी? एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर देती थी। जैसे मान लो कोई गांव है, उस गांव को बोला कि तुमको एक महीना में इतना कर देना है, तो तुमको कहीं से भी देना है। अब तुम्हारे यहाँ खेती हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है ब्रिटिश सरकार को। उसको बस मतलब है कि हमारा जो कर है, जो हमारा टैक्स है, वो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। उसको बस इतना सही मतलब है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी हमने सीख लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह से काफी सवाल पूछा जाता है। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिंधु या गोमधर? सिंधु या गोमधर, ठीक है। अब देखिए, बिरसा मुंडा के जो प्रमुख मुंडा विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, उसका नाम था बिरसा मुंडा। क्या नाम था उनका? बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा की बात अगर हम करें हम, तो बिरसा मुंडा, ये मुंडा जो विद्रोह है, ये लगभग छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में जो पड़ता है झारखंड में। क्या पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में। इसमें ये कब शुरू किया गया था? 1899 से, मैंने 1899 से 1900 के बीच ये प्रबल, ये मतलब कि काफी हावी था इस समय, है ना। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करें तो मुंडा विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह। खैर, अब देखिए और क्या क्या आपसे सवाल पूछेगा। पूछेगा कि मुंडा विद्रोह कहाँ फैला था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में, जो झारखंड में। अगर डेट पूछेगा तो 1899 से 1900, मैंने प्रबल, मैंने ज्यादा प्रभावित जो तिथि थी ये थी, है ना। इस मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस मुंडा विद्रोह को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, नाम लिख देते हैं, उसका नाम है उल गुलान। उल गुलान विद्रोह। क्या नाम है इसका? उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह के नाम से भी इसको जाते हैं। तो पूछेगा कि उल गुलान विद्रोह के नाम से कौन जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह। जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का एक नाम है धरती आबा। क्या नाम है? धरती आबा, धरती आबा। तो इतना बात आप याद रखिएगा। क्या हमने आपको बताया कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? बिरसा मुंडा। जो छोटा, ये प्रमुख नेता कौन है? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह जो था वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, झारखंड में फैला था। सबसे ज्यादा प्रबल, माने हावी था वो 1899 से 1900 के बीच था, ठीक है ना। अंग्रेजों और जमींदारों के बीच काफी लड़ाई हुआ था। इसको उल गुलान के भी नाम से जानते हैं, उल गुलान। इस और बिरसा मुंडा को एक नाम से जाना जाता है, धरती आबा। किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, इसको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि फोर्ट विलियम, क्या कुछ कर रहा है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या दिल्ली में? कलकत्ता में या मद्रास में या दिल्ली में, ठीक है। ये दिल्ली लिखा हुआ है। तो फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम की अगर हम बात करें तो इसका आंसर, आपने अगर कलकत्ता को चुना है, किसको चुना है? कलकत्ता को। अगर आपका आंसर कलकत्ता है तो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना, कलकत्ता। अब जरा समझ लेते हैं फोर्ट विलियम के बारे में, ठीक है। फोर्ट विलियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में। कहाँ है? पहला पॉइंट याद रखेंगे, कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे भाई? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है कौन? फोर्ट विलियम, ठीक है ना। फोर्ट विलियम जो था, ये एक राजा है, इंग्लैंड का राजा, जिसका नाम है विलियम थ्री। क्या नाम है? विलियम थ्री। तो विलियम थ्री के नाम पे इसको बनाया गया है, विलियम थ्री के नाम पर। तो आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? तो कोलकाता में, हुगली नदी के किनारे, और विलियम थ्री के नाम से इसको बनाया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। करे सर्वेंट ऑफ इंडिया। क्या कर रहा है क्वेश्चन? सर्वेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, देखिए अब अच्छा दिख रहा होगा आप लोग, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था?
किया गया था, ऑप्शन डेट पूछ रहा है, 1767 में, 1878 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट नहीं भाई, सर्वेंट ऑफ इंडिया देखिए गड़बड़ हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए कोई बात नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया पूछा है, बता देंगे हम, हमें क्या दिक्कत है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है तो देख लेते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1767 ईस्वी में। कब किया गया था? 1767। अगर आपने 1767 को चुना है तो आप एकदम बिल्कुल सही है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1767 ईस्वी में किया जाता है। और इसका प्रथम जो मतलब जो प्रथम सर्वे जनरल था, या ऐसे ये पूछा नहीं जाएगा ना, सर्वेयर जनरल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता दे रहे हैं। प्रथम सर्वेयर जनरल था, उसका नाम था जेम्स रेनेल। क्या नाम था? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल मिटा के लिखते हैं इसको, जेम्स रेनेल, रेनेल है ना, जेम्स रेनेल, उसका क्या नाम था? जेम्स रेनेल। तो बस आप इतना याद रखिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था, कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1767 में, 1767 में। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 105 थे कि 200 थे कि 250 थे कि 300 थे? बताना है आपको। चलिए बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, है ना। अगर आपका आंसर 389 है तो आप एकदम बिल्कुल सही है। 389 है तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे, समझिएगा ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो संविधान सभा का गठन की बात चल रही थी। संविधान सभा क्या करेगी भाई? ये तो संविधान का निर्माण करेगी। मतलब देश के संविधान का निर्माण करने का काम किसे दिया गया? संविधान सभा को। अगर संविधान सभा के में और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो ये गठन किसके आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन ने बोलना कि आप संविधान सभा का गठन करो, है ना। बात समझ में आ रहा है। और उस समय सब जब कैबिनेट मिशन की जब अनुशंसा किया तो उस समय इसमें कितने सदस्य थे? तो उस समय इसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, भारत विभाजन क्या हो गया? भारत विभाजन। जब भारत विभाजन हो गया तो उस समय इसमें सदस्य कितने रह गए? 299 सदस्य रह गए, है ना। और आपसे क्या पूछा जा सकता है जरा देखते हैं भाई। संविधान सभा की बात करें अगर संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा का जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष था, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना, अध्यक्ष, जिसका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन इनके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना क्वेश्चन आप बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। लेकिन ये कब थे? भारत जब कैबिनेट मिशन के अनुसार, यानी भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय की बात है। और भारत के स्वतंत्रता के बाद इसमें कितने सदस्य रह गए थे? 299 रह गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तलवंडी किसका जन्म है स्थान है? कबीर का है? क्या कह रहा है? कबीर का है, नानक का है, रैदास का है, या मीरा का है? या मीरा का है, ठीक है ना, मीरा का है। समझिएगा ध्यान से।
कबीर किसका जन्म स्थान है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम तलवंडी की बात करें तो ये जो जन्म स्थान है ये उनका नाम है गुरु नानक देव। क्या नाम है इनका? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान था क्या था? वो था तलवंडी। क्या था वो? तलवंडी, है ना। क्लियर है यहाँ तक? आप समझिए ध्यान से, तलवंडी जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। 1469 ईस्वी में जन्म होता है किसका? गुरु नानक देव का जन्म होता है। इनको सिख धर्म का संस्थापक कहते हैं। सिख धर्म का संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक देव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गुरु नानक देव को, है ना। ये इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव को माना जाता है। इनका जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म है वो ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? जो अब पाकिस्तान में चला गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? देखिए, अगर अंतिम बादशाह की बात करें हम, भारत का अंतिम बादशाह, पहले आप ऑप्शन चुनो अपना। अगर आपका जो ऑप्शन है वो बहादुर शाह जफर को आपने चुना है तो आप एकदम बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% सही है। बहादुर शाह, जिसको साहे बेखबर के नाम से भी, साहे बेखबर नहीं, इसको जफर के नाम से ये शायरिया लिखता था। कौन? बहादुर शाह जफर का एक नाम क्या है? बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह का नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन ये जफर नाम से शायरी लिखता था ना, तो जफर नाम से शायरी लिखने के कारण इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो था ये 1857 के विद्रोह के बाद, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसको अंग्रेज जब जीत गए भारत से, तो अंग्रेजों ने इसको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून। ये रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। तो म्यांमार में रंगून में इसको क्या कर दिया? भेज दिया। और वहीं पे 1862 में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं। कौन है? बहादुर शाह जफर। तो ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? बहादुर शाह जफर के बारे में और थोड़ा कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है ना, बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जो जफर थे इनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, है ना, बहादुर शाह द्वितीय। और इनका शासनकाल की बात किया जाए, शासनकाल, तो शासनकाल इन्होंने शासन किया था 1775 से लेके 1862 तक। 1862 में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये बहुत ही कमजोर मुगल शासक थे। ये केवल इनका जो अधिकार क्षेत्र था, जब ये 1862 से पहले या 1750-75 के बीच, ये बस लाल किला तक, इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो केवल लाल किला तक रह गया था बस। मतलब सोचिए, वो मुगल शासक जहाँ पे जब बाबर जैसे, अकबर, औरंगजेब ने पूरे भारत पर इसको विस्तार किया था, और इनके समय बस ये लाल किला तक सीमित होकर रह चुके थे। ठीक है ना, 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो उस समय इनको नेता चुन लिया गया था कि भारत का बादशाह के नाम से किसे जाना गया? बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, ये बेचारा 82 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे ये? 82 वर्ष के। बहादुर शाह द्वितीय कितने वर्ष के थे? 82 वर्ष के थे। काफी वृद्ध आदमी थे, है ना इनकी। लेकिन जब 1857 में इनकी जब हार हो गई, भारत की जब हार हो जाती है, अंग्रेज जब विजयी हो जाते हैं, तब इनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो म्यांमार में पड़ता है, और यहीं पे बेचारे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, बताइए, जो मुगल बादशाह जो पूरे भारत पर राज्य करता था, उस मुगल बादशाह को दिल्ली के लाल किला में भी नहीं रहने दिया, भगा दिया गया वहां से, और उसको भेज दिया गया रंगून जाके रहो। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो बहादुर शाह जफर की वहीं 1862 में इनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। जफर नाम से बेचारा शायरी लिखते थे, है ना, जफर के नाम से क्या लिखते थे? शायरी लिखते थे। ये कौन? बहादुर शाह द्वितीय। इनका एक शायरी है, प्रसिद्ध पंक्ति है, कितना बदनसीब है ये जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। कुए यार में मतलब कहने का मतलब है कि अपने ही जमीन में
अपने ही जमीन में 2 गज जमीन इसको दफन करने के लिए नहीं मिल सकी। तो इन्होंने शायरी लिखा कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मतलब अपने ही घर में जमीन 2 गज ना मिल पाई। तो बहादुर शाह जफर की यही कहानी थी। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। बहादुर शाह जफर के बारे में अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उम्मीद आप बना देंगे। ठीक है, अगला सवाल 10, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोई भी जानता है, बच्चा भी जानता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ होता है? गुजरात के पोरबंदर में, है ना। और इनके जन्म दिवस को आज गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक तो गांधी जयंती मनाया जाता है, अब विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व में। विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं किसके जन्म दिवस पे? गांधी जी के जन्म दिवस पे। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गाथुराम गोडसे नामक एक विद्रोही के द्वारा कर दी जाती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा टोटल 30 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।